कहानी एक घटिया ऑपरेटिंग थिएटर से शुरू होती है, जहां दो संदिग्ध सर्जन दो जीवित लोगों पर प्रयोग कर रहे हैं जो पूरी तरह स्वस्थ दिखते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से होश में नहीं हैं। सर्जन दोनों परीक्षण विषयों को एक अजीब हरा तरल पदार्थ इंजेक्ट करते हैं। जैसे ही वे तरल पदार्थ इंजेक्ट करते हैं, कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जल्द ही पुरुष परीक्षण विषय को दर्द महसूस होने लगता है। हर छिद्र से खून बहने लगता है। सर्जन घबरा जाते हैं। आखिरकार सर्जनों ने जो भी इंजेक्शन बेचारे को दिया वह बहुत ज्यादा हो जाता है और दोनों परीक्षण विषय मौके पर ही मर जाते हैं। एक सर्जन आखिरकार अपने शोध को छोड़ने का फैसला करता है, यह महसूस करते हुए कि इतने सारे लोगों की बलि देने के बाद उसे एक के बाद एक विफलता ही मिली है। वह शुरू से ही जानता था कि इस शोध का कोई वास्तविक भविष्य नहीं है। जाने से पहले वह यह स्पष्ट करता है कि वह अब इसका हिस्सा नहीं रहेगा। वह इस विषय पर फिर से काम नहीं करेगा। डॉक्टर शिन एकमात्र व्यक्ति प्रतीत होता है जो यह नहीं मानता कि उसके प्रयास व्यर्थ गए हैं। जहां तक उसका सवाल है, उसने जिन लोगों का परीक्षण किया था वे हमेशा 1 या 2 दिन में मरने वाले थे। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे 1 दिन पहले मर गए, क्योंकि उन्होंने मानवता की बेहतरी में योगदान दिया है। फिर शिन अपने जूनियर को ऑपरेशन थिएटर छोड़ने का निर्देश देता है, क्योंकि वह खुद शवों की देखभाल करने की योजना बना रहा है। जूनियर एक और शब्द नहीं बोलता और चुपचाप चला जाता है। इस बीच शिन अभी भी इस विश्वास पर अड़ा हुआ है कि यह शोध अंततः सफल होगा। उसे पूरा यकीन है कि इसे रोकने वाली एकमात्र चीज उचित परीक्षण विषयों की कमी है। वह बिना किसी संदेह के जानता है कि इस प्रयोग के लिए सही विषय अभी भी बाहर है। अब इस कहानी के मुख्य नायक के बारे में बात करते हैं। उसका नाम कांग यीवोन है और उसका दोस्त जिन मिनहयोंग है। वे दोनों शवों की देखभाल करने वाले एक अंतिम संस्कार गृह में काम करते हैं। इधर उधर घूमने और खाने के बाद वे शवों को इकट्ठा करने के लिए अस्पताल जाने का फैसला करते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद यीवोन काउंटर पर मौजूद कर्मचारी को अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है और खुद को हानवोल फ्यूनरल सर्विसेज से कांग यीवोन के रूप में पेश करता है। उसे सुबह सुबह मरीजों के मरने के बारे में एक कॉल आया था। उसका दोस्त ह्योंग भी बाथरूम जाने के बाद उसके साथ आ जाता है। जल्द ही वे ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाते हैं। वे जिन शवों को इकट्ठा करने के लिए वहां गए थे वे वही थे जिनका इस्तेमाल सर्जन अपने प्रयोगों के लिए कर रहे थे। ह्योंग ने ध्यान से देखने के बाद पुष्टि की कि पीड़ित पिता और बेटी लग रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी मौत एक कार दुर्घटना में हुई थी, लेकिन एक बात है जो यीवोन को समझ में नहीं आती। पिता का शव बुरी हालत में है, जबकि लड़की का शरीर लगभग बेदाग है। उसके हाथ पर एक घाव के अलावा किसी सर्जरी के कोई निशान नहीं हैं। उसका दोस्त उसे याद दिलाता है कि वे फोरेंसिक विशेषज्ञ नहीं हैं, इसलिए उन्हें उन चीजों के बारे में चिंता करना बंद कर देना चाहिए जो उन्हें नहीं करनी चाहिए और शवों को इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यीवोन ने लड़की के मुंह के अंदर देखने का फैसला किया। ऐसा करते समय वह गलती से उसके टूटे हुए दांत पर अपनी उंगली काट लेता है। खैर, अगला कदम शवों को निकालना है। जब वे पहले पिता के शव को निकालना शुरू करते हैं तो यीवोन अचानक नोटिस करता है कि लड़की के हाथ पर घाव गायब हो गया है। बेशक यह उसे किसी और चीज से ज्यादा चौंका देता है। वह अपने दोस्त को ठीक हो चुके घाव की ओर इशारा करता है, लेकिन इससे पहले कि वे इस पर आगे चर्चा कर पाते, यीवोन को तेज चुभने वाला दर्द महसूस होता है जो उसे बेहोश कर देता है। उसका दोस्त चिंतित हो जाता है और उसे सहारा देने के लिए दौड़ता है। इस बीच यीवोन की हालत बिगड़ जाती है। उसे अचानक बहुत ज्यादा और असहनीय दर्द महसूस होता है, जिससे वह जोर से चिल्लाता है। ऐसा लगता है कि लड़की के टूटे हुए दांत के कट के जरिए कोई संक्रमण उसके रक्त प्रवाह में प्रवेश कर गया है। उसका दिल ऐसा लगता है जैसे वह फटने वाला है।
और उसका पूरा शरीर इतना गर्म है कि उसे लगता है कि उसे जिंदा जला दिया जा रहा है। उसे लगता है कि अगर यह दर्द जारी रहा तो वह मर जाएगा। आखिरकार वह बेहोश हो जाता है और उसका चिंतित दोस्त एक बच्चे की तरह रोता रहता है। इस बीच लड़की हिलने लगती है। थोड़ी देर बाद यीवोन अपनी आंखें खोलता है। उसे कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। वह तथाकथित मृत लड़की को दरवाजे पर अपना सिर पटकते हुए देखता है। स्वाभाविक रूप से यीवोन घबरा जाता है जब वह मृत लड़की को अपने पैरों पर खड़ा देखता है। जैसे कि यह काफी भयावह नहीं है, वह अपने दोस्त की क्षतविक्षत खून से लथपथ लाश को जमीन पर देखता है। यीवोन डर से पीछे हट जाता है। उसके दिल और दिमाग में घबराहट भर जाती है। किसी कारण से उसके हाथ भी खून से लथपथ हैं। फिर वह लड़की को अपनी ओर देखता हुआ देखता है और वे एक पल के लिए आंख मिलाते हैं। लेकिन वह बस दूर हो जाती है और उसके खौफनाक सिर को थपथपाना जारी रखती है। अपने दोस्त की लाश को घूरने के बाद यीवोन अपने खून से लथपथ हाथों को देखता है। कमरे में खून की मीठी खुशबू अजीब तरह से आकर्षक है। खून की तेज बदबू उसके नथुनों में भर जाती है, उसकी जीभ पर फैल जाती है। उसके सामने का दृश्य अजीब और अवास्तविक लगता है। अचानक यीवोन अपने कथित मृत दोस्त को कराहते हुए देखता है। यह देखकर वह उसे जगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। उसका दोस्त गहरी कोमा में लगता है। यीवोन उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करती है, यह विश्वास करते हुए कि अगर वह उसे आवश्यक उपचार देती है तो वह बच सकता है। पूरा अस्पताल खंडहर में बदल गया लगता है। हर जगह खून है और कोई भी नहीं है। फिर हम एक बूढ़े आदमी को कोने में रोते हुए देखते हैं, जबकि एक लड़की पास में मृत पड़ी है। बूढ़े आदमी का चेहरा पसीने से चमक रहा है क्योंकि उसका दिमाग तनाव से भरा हुआ है। उसे यकीन है कि कोई भी उन्हें बचाने नहीं आ रहा है, जिसका मतलब है कि इस अस्पताल के बाहर की दुनिया को बचाना असंभव है। वह उस व्यक्ति को कोसता है जिसने यह पागलपन किया। अचानक वह सचिव को हिचकिचाते हुए देखता है, इसलिए वह कमरे से बाहर भागने लगता है। उसे यकीन है कि अगर वह रुका तो उसकी मौत शर्मनाक होगी। गोल्फ क्लब पकड़कर वह चुपके से कमरे से बाहर निकल जाता है और हमेशा के लिए अस्पताल से बाहर निकल जाता है। हम वापस ऑपरेशन रूम में पहुंचते हैं। यीवोन ने अपने दोस्त को स्ट्रेचर पर लिटा दिया है और उसे इलाज के लिए ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन यीवोन कमजोर और सुस्त महसूस करता है। उसके पेट में दर्द होता है, मानो उसके अंदरूनी अंग मुड़ रहे हों। दर्द भूख से मरने जैसा लगता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। उसने अस्पताल आने से पहले दोपहर का खाना खाया था, इसलिए उसे अपना आखिरी खाना खाए ज्यादा समय नहीं हुआ है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि उसे जो भूख लग रही है वह खाने के लिए नहीं है, यह शायद खून के लिए है। फिर भी वह चुपके से अपने दोस्त के स्ट्रेचर को धकेलना शुरू कर देता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है और बाहर निकलता है, उसका सामना एक डरे हुए बूढ़े आदमी से होता है जिसके हाथ में गोल्फ क्लब है। यह बूढ़ा आदमी यीवोन के लिए वरदान है। वह जल्दी से मदद के लिए चिल्लाता है, डॉक्टर से अपने घायल दोस्त का इलाज करने के लिए कहता है। तभी वह सिर पीटने वाली ज़ोंबी लड़की यीवोन के पास से गुजरती है और भूखे और खून के प्यासे राक्षस की तरह सीधे बूढ़े आदमी की ओर दौड़ती है। जब बूढ़ा आदमी डरकर पीछे हट जाता है तो दूसरे कमरे से और भी लाशें निकलती हैं और उसे खाना शुरू कर देती हैं। यीवोन इस भयावह दृश्य को देखकर सदमे में कांपते हुए खड़े रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसका दोस्त, जिसे वह बचाने की कोशिश कर रहा था, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वह दूसरे लाशों की ओर चलता है जो बूढ़े आदमी को खुशी खुशी खा रहे हैं। जब वह उनके पास पहुंचता है तो वह नीचे झुक जाता है और अपने दांत बूढ़े आदमी के सिर में गड़ा देता है और इस भयावह दावत में शामिल हो जाता है। यीवोन एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता और दीवार के पीछे छिप जाता है।
वह सोचता है कि कैसे उसका एक बार मूर्ख दोस्त अब एक दिमागहीन ज़ोंबी बन गया है। एक पल के लिए यीवोन को लगता है कि वह सपना देख रहा होगा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह सच नहीं हो सकता। वह अपनी आंखें बंद करता है और इस दुःस्वप्न से जागने की कोशिश करते हुए ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन किस्मत साथ नहीं देती, क्योंकि यह निश्चित रूप से एक सपना नहीं है। फिर वह देखता है कि यह 29 अप्रैल है, भले ही यह 24 तारीख होनी चाहिए। अगर वह इसे सही से समझ रहा है तो वह पूरे 5 दिनों से बेहोश है। वह जल्दी से अपने फोन की ओर हाथ बढ़ाता है और पुष्टि करता है कि यह वास्तव में 29 अप्रैल है। उसका फोन उसकी बहन नूना के मिस्ड कॉल और अपठित टेक्स्ट संदेशों से भरा हुआ है। संदेशों में वह उसकी भलाई के बारे में चिंता व्यक्त करती है और उससे बाहर न जाने की विनती करती है, उससे जीवित रहने की भीख मांगती है। जल्द ही उसका फोन मर जाता है, जबकि यीवोन को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। यह उसके लिए वहां बैठकर कुछ न करने का बहाना नहीं है। अगर वह नूना और मिन्ही को बचाना चाहता है तो उसे हर कीमत पर अस्पताल छोड़ना होगा। किसी यादृच्छिक सुविधा स्टोर पर हम एक लड़की को स्टोर के एक शांत कोने में रोते हुए देखते हैं। बाहर का क्षेत्र दिमागहीन ज़ॉम्बी से भरा हुआ है जो खून के भूखे हैं, इसलिए वह बस एक उद्धारकर्ता के आने के लिए प्रार्थना कर सकती है। हम यीवोन पर वापस आते हैं, जो अस्पताल के गलियारे से नीचे और फिर सीढ़ियों से नीचे भागता है। जैसे ही वह नीचे उतर रहा है, उसकी आंखें सिर पीटने वाली ज़ॉम्बी लड़की से मिलती हैं। लेकिन आखिरकार वह नीचे उतरता है और अस्पताल की इमारत से बाहर निकल जाता है। वह थक गया है और भूख आखिरकार उस पर हावी हो रही है। हालांकि उसके पास रुकने और खाने का समय नहीं है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सकता, क्योंकि कई दिनों तक बेहोश रहने के बाद यह स्वाभाविक है कि उसे भूख लग रही है। वह इतना भूखा है कि वह बेहोश हो सकता है, इसलिए वह पहले खाना खोजने का फैसला करता है। जैसे ही वह आसपास की जगह पर नजर डालता है, उसे एक सुविधा स्टोर दिखाई देता है और बिना सोचे समझे वह खाली स्टोर में चला जाता है। वह बर्गर और सोडा खाने लगता है जैसे कि कल का कोई दिन ही न हो। अपना खाना खत्म करने के बाद वह आखिरकार संतुष्ट महसूस करता है, लेकिन फिर उसे अपने बारे में कुछ अजीब लगता है। यह अजीब है कि उसने यह सोचना भी बंद नहीं किया कि वह जो खाना खा रहा था वह खराब था या नहीं। साथ ही उसे आमतौर पर सुविधा स्टोर का खाना पसंद नहीं था, इसलिए उसे खाना असामान्य लगता था। जब उसे अपने दोस्त की याद आती है तो उसकी आंखें अचानक आंसुओं से भर जाती हैं, जो अब एक वास्तविक ज़ॉम्बी में बदल गया है। उसे याद आता है कि कैसे उसका दोस्त हमेशा ज़ॉम्बी के अस्तित्व के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था, लेकिन अब वह बेचारा खुद ज़ॉम्बी बन गया है। जब युआन अपने दोस्त को खोने के गम में डूब रहा होता है तो उसे अचानक पास के स्टोरेज रूम से आवाज सुनाई देती है। वह सावधानी से कमरे के पास जाता है और सावधानी से अंदर जाता है।